मित्र आजाज की इस वीडियो को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस आपको दिखाए थे कि आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आइए आज हम अपने अगले वीडियो यानी आज के वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियोस के टॉपिक को आप देख लें एक बार और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वैल्यूएबल इंसाइट जो आज की इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ तक पहुँच सकें। तो आज के वीडियोस में जिन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं वो है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कार्य कौन कौन से होते थे। फिर हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से एक रहस्यमयी जो है मुहर मिली है वो कहाँ से मिली है और उसका क्या महत्व है। फिर हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो शिल्प कार्य करते थे उसके लिए वो कच्चे माल कैसे प्राप्त करते थे। फिर हम देखेंगे कि कच्चा माल आता कहाँ कहाँ से था तथा हड़प्पाई लोगों के आभूषणों को देखते हुए हम हड़प्पाई लिपि की चर्चा करेंगे और उसके बाद हड़प्पाई लोगों के धार्मिक जीवन को समझते हुए हम हड़प्पा सभ्यता के पतन पर भी एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कुछ प्रश्न जहां से हमें एक इंसाइट मिलेगी कि आगे आने वाले पेपर्स में या पीछे आने वाले पेपर्स में जो प्रश्न आ चुके हैं उनके आगे के आने की क्या संभावना है और किस प्रकार उन्हें टैकल करना है। तो आइए आज के इस टॉपिक्स की हम शुरुआत करते हैं जो कि हमारा पहला टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कार्य। हड़प्पा सभ्यता में हम देखेंगे कि कौन कौन से शिल्प कार्य होते थे, उन शिल्प कार्यों को करने के लिए क्या एक्सपर्टीज की ज़रूरत थी और हड़प्पा सभ्यता के लोग उन एक्सपर्टीज की डिमांड पर किस हद तक खरे उतरे। तो जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कार्य की बात है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मृदभांड बनाना, ठीक है, मृदभांड का तात्पर्य होता है मिट्टी के बर्तन। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न आकार और प्रकारों के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित और पके हुए मृदभांड होते थे जिन्हें आपने अक्सर किताबों में देखा होगा, क्योंकि असल में तो अब देखने को वो नहीं मिलता है, ऐसे किताबों में ही देखना पड़ता है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के आभूषण भी बनाए जाते थे। आभूषण बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता था। जैसे कुछ आभूषण धातुओं से बनाए जाते थे जैसे तांबे के आभूषण, कांसे के आभूषण, सोने के आभूषण और कई बार तो मिट्टियों के भी आभूषण बनते थे। इसके अलावा कार्नेलियन एक विशिष्ट प्रकार का जो है पदार्थ है उससे भी मनके और आभूषण बनाए जाते थे। कार्नेलियन के बने अनेकों हार की फोटोज हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में लगी हुई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हड़प्पा सभ्यता के आभूषणों को देखना चाहें तो पिछले वीडियोस में जो मैंने हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मातृ देवी की एक मूर्ति की फोटो लगाई है उसमें आप उस महिला के हाथों में अनेक प्रकार के आभूषण देख सकते हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियां भी बनाई जाती थी। तो मूर्तियां तो मैं आपको कई सारी बता चुका हूं जैसे पुरोहित की मूर्ति। इसके अलावा जो पिछले वीडियो में मैंने एक फ़ोटो लगाई थी मातृ देवी की मूर्ति की जिसमें एक महिला कटिबंग स्थिति में खड़ी हुई है जिससे जॉन मार्शल ने कहा था कि यह मातृ देवी की मूर्ति है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। मनके अनेक चीज़ों के बनाए जाते थे जैसे मिट्टी के मनके बनाना, लाजवर्द के मनके बनाना, हड्डियों तक के मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में मोहर निर्माण का कार्य होता था। मोहरें वर्गाकार होती थी और आयताकार होती थी। हड़प्पाई मोहरों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता था जैसे मोहरों का उपयोग पहचान दिखाने के लिए किया जाता था। हड़प मोहरों का निर्माण पैकेट्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते थे उनका सील पैक करने के लिए भी किया जाता था। इसके अलावा ये पहचान के रूप में भी काम आते थे तथा इनका प्रयोग आनुष्ठानिक रूप में जो है तावीज़ के रूप में भी होता था। इसके अलावा हड़प्पाई लोग विभिन्न प्रकार के कलाकारियाँ करते थे शंख पर जिसे शंख शिल्प कहा जाता है। इसके अलावा चूड़ियाँ बनाने का शिल्प भी बड़ी मात्रा में प्रचलित था। चूँकि एक शहर हड़प्पा जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है कालीबंगा, जी हाँ, कालीबंगा का नाम काली चूड़ियों से बना है यानी कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। तो इतने प्रकार के शिल्प हड़प्पाई लोग करते थे। इन कार्य को करने में उन्हें विभिन्न प्रकार की, ये यूं कहें कि तत्कालीन समय में सबसे बेस्ट प्रकार की एक्सपर्टीज थी। हड़प्पाई लोगों के आभूषणों को यदि आप देखेंगे और आज के आभूषणों से तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि हड़प्पाई लोग कहीं से लेकर कहीं तक भी कला प्रवीणता में आज के कलाकार से कम कुशल नहीं थे। हड़प्पाई शिल्पों को अच्छी तरीके से समझने के बाद हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता में एक मोहर मिली है। जी हाँ, ये मोहर जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मोहर जिसे पशुपति की मोहर कहा जाता है। ये पशुपति का संबंध विद्वानों का मानना है कि
अभी वर्तमान में जिन भगवान शिव की जो पूजा करते हैं उनसे है। ये मोहर जो है हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि पशुपति की मोहर हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से मिली है और इसका क्या महत्व है। तो मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक्स को आप बड़े ही ध्यान से समझें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त इस मोहर में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है योगासन मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसे पद्मासन मुद्रा कहते हैं। उसके दोनों हाथों में आप चूड़ियाँ देख सकते हैं, साथ ही गले में हार और सिर पर 3 सींगों वाला मुकुट देख सकते हैं। इस योगी के दोनों ओर एक साइड गेंडा और भैंसा तथा दूसरी साइड हाथी और बाघ है। इसके ऊपर हड़प्पा लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ये जितनी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी डिटेल जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं उन सब में पूछी जाती है और कई बार तो डायरेक्ट ही प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली है पशुपति मोहर, उसमें कौन कौन से जीवों का चित्रण हुआ है। तो आपको ये चारों जानवर अच्छे तरीके से याद रखना है, हाथी और बाघ, गेंडा और भैंसा। जी हाँ, इस मोहर के विषय में जॉन मार्शल का मानना था कि ये पशुपति शिव है, यानी कि वर्तमान के भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव भी पशुओं के देवता यानी पशुपतिनाथ माने गए हैं और इस मोहर को यहीं से पशुपति मोहर का नाम मिलता है। अब हम देखते हैं कि हड़प्पाई लोगों के जो शिल्प हमने इतने सारे देखे, इनके लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती थी और कच्चे माल अक्सर जो है स्थानीय रूप से उपलब्ध होते थे और कई बार कच्चे माल ना सिर्फ स्थानीय रूप से उपलब्धता का उपयोग किया जाता था, बल्कि कई बार विदेशों से भी शिल्प के लिए कच्चा माल मंगाया जाता था। तो विदेशों से कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दो तरीके थे, या तो अन्य क्षेत्रों में जाके वहाँ से यात्रा करके उन्हें लाया जाए, यानी कि आपने अपने ही कुछ लोगों को भेजा, वो उस क्षेत्र में गए, वहाँ से कच्चा माल खरीदा और वापस लेकर आ गए। इसके अलावा एक और तरीका होता था व्यापारिक केंद्र स्थापित करना। जी हाँ, कई बार जो है कच्चे माल के क्षेत्रों में अपने विशिष्ट व्यापारिक केंद्र स्थापित किए जाते थे, जो लगातार उन क्षेत्रों से कच्चे माल की आपूर्ति बनाए रखते थे। ऐसे ही एक केंद्र जो है सोर्तुगई है। सोर्तुगई मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोस में कि सोर्तुगई अफगानिस्तान में स्थित एक चौकी थी। अफगानिस्तान से कौन सा कच्चा माल आता था मैं वो आपको आगे बता रहा हूँ, तो उसके लिए आप पैशेज बनाए रखें। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए देखते हैं कि हड़प्पाई लोग जो शिल्प कार्य करते थे उसके लिए कच्चा माल वो कहाँ से मंगवाते थे। तो कच्चे माल की प्राप्ति हड़प्पाई लोग विभिन्न स्थानों से करते थे। कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कई बार स्थानीय उपलब्धता का उपयोग किया जाता था और स्थानीय रूप से कच्चे मालों की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर विदेशों से भी कच्चा माल मंगवाया जाता था। ऐसे ही कच्चे माल के स्रोतों के विषय में देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि सोना कर्नाटक से मंगाया जाता था। कर्नाटक में भी कोलार गोल्ड की खदानें जो हैं, जिन्हें आपने केजीएफ मूवीज में भी देखा है, ये वही खदानें हैं। कर्नाटक के कोलार से हड़प्पा वासी सोना मंगाते थे। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक की जो कोलार गोल्ड फील्ड्स हैं, ये बहुत ही लंबे समय से, आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व जो है विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल है, तब से लेकर अब तक लगातार फेमस रही हैं। तांबा हड़प्पा के लोग खेतड़ी से मंगाते थे। खेतड़ी की जो तांबे की खदान है वो राजस्थान में स्थित है। और इसके अलावा जो है तांबा ओमान से भी मंगाया जाता था। तांबा ओमान से भी मंगाया जाता था। ओमान आप देख सकते हैं कि पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है जो सऊदी अरब के बगल में स्थित है। सऊदी अरब और ओमान, ओमान जो है सऊदी अरब और यमन, सऊदी अरब और यमन ओमान के पड़ोसी देश हैं। अगर आप विश्व मानचित्र पर इस स्थिति को देखेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा शंख जो है ये गुजरात से मंगाया जाता था। गुजरात के दो बड़े ही फेमस जो है जगह थी, एक नागेश्वर और एक बालाकोट। ये लगभग खंभात की खाड़ी के आसपास स्थित क्षेत्र हैं, तो वहाँ से शंख मंगवाते थे। इसके अलावा लाजवर्द, जो इसे लेपिस लाजुली भी कहते हैं, वो अफगानिस्तान के सोर्तुगई से भी मंगवाया जाता था। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कच्चे माल की प्राप्ति का एक तरीका ये था कि कच्चे माल जिन क्षेत्रों में उपलब्ध है तो वहाँ हमारे एक व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिए जाए। तो सोर्तुगई जो कि अफगानिस्तान में स्थित था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा स्थापित किया हुआ ऐसा ही व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से लोग लेपिस लाजुली यानी लाजवर्द प्राप्त करते थे। हड़प्पाई लोगों के आभूषणों पर अक्सर प्रश्न बनता है कि हड़प्पाई लोग कौन कौन से आभूषण पहनते थे।
हड़प्पाई लोगों के आभूषणों के बारे में जानना बहुत ही आसान है। अगर आपने बहुत सारे चित्र देखे हैं, अगर आपने वो मातृ देवी की मूर्ति देखी है, आपने पुरोहित राजा की भी मूर्ति देखी है, तो उसमें आपको अक्सर ही इस बारे में इंसाइट मिल जाती है कि हड़प्पावासी लगभग लगभग कौन कौन से आभूषण पहनते थे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मातृ देवी की मूर्ति में आपको चूड़ियाँ दिख जाएंगी, आपको अंगूठियाँ दिख जाएंगी, आपको गले में पहनने वाला हार भी दिख जाएगा। इसके अलावा कमरबंद यानी करधनी भी दिख जाएगी, और साथ ही साथ हड़प्पाई लोग बाजूबंद का भी प्रयोग करते थे। जी हाँ दोस्तों, बाजूबंद वो एक ब्रेसलेट टाइप होता है जिसे हम लोग हाथ में पहनते हैं, हाथ के ऊपर। दोस्तों अब हम बात करते हैं हड़प्पाई लिपि के बारे में। तो हड़प्पाई लिपि एक क्या है कि विश्व की या प्राचीनतम लिपियों में से एक है, और भारत की तो शायद सबसे प्राचीन लिपि हड़प्पाई लिपि ही है, क्योंकि भारत में अभी तक जो है हड़प्पाई लिपि के अतिरिक्त जो प्राचीनतम लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, और ब्राह्मी लिपि हमें लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त होती है, जबकि हड़प्पाई लिपि 2600 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है, यदि विकसित हड़प्पा सभ्यता के काल को ही लिया जाए तो कम से कम 2600 ईसा पूर्व पुरानी तो है ही। लेकिन मित्रों, आश्चर्य की बात यह है कि हड़प्पाई लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पाई लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसमें बहुत सारे प्रतीक थे, बहुत सारे अक्षर थे, और अनेक विद्वानों ने सालों तक अपना माथापच्ची करने के बाद भी इसे अब तक पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता की कुछ प्रतीक चिन्हों को मैंने आपको यहाँ ऐड कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रतीक चिन्ह आप इस पशुपति मोहर के ऊपर भी बने हुए देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक मछली जैसी कुछ बनी हुई है, यहाँ एक एक्स जैसा कुछ बना हुआ है, तो यही हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में एक बड़े ही प्रसिद्ध विद्वान है जिन्होंने काम किया है, जिनका नाम है इरावथम महादेवन जी। इरावथम महादेवन ने कई सालों तक इस पर प्रयास किया है, और फिलहाल अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि कोई भी हड़प्पाई लिपि को पढ़ पाया है। आइए अब हम बात करते हैं हड़प्पाई लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में। तो हड़प्पाई लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की मूर्ति मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और मैंने आपको बताया था कि इस मूर्ति को डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है, और इस मूर्ति को मातृ देवी भी माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिससे ये माना जाता है कि हड़प्पावासी मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा आप वृक्ष पूजा की चर्चा करें तो हड़प्पाई महलों पर अक्सर वृक्षों के चित्र बने हैं। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों से तो कई ऐसी मोहरें भी मिली हैं जहां वृक्षों से चेहरों को झांकते हुए दिखाया गया है, जिस बात का प्रमाण है कि हड़प्पाई लोग वृक्षों में भी जीवन देखते थे और वृक्षों की देवताओं के समान पूजा करते थे। इसके अलावा अगर बात करें पशु पूजा की, तो मैंने अभी अभी आपको एक पशुपति की मुहर दिखाई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो है योगासन मुद्रा में बैठा है और उसके चारों ओर 4 पशु हैं, जिस बात को इंगित करता है कि हड़प्पा वासी पशुओं की भी देवताओं के समान पूजा करते थे। फिर हम बात करें जननांगों की पूजाओं की, तो हड़प्पाई शहरों की खुदाई में कई शहरों से हमें लिंग तथा योनि के छल्ले प्राप्त हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पाई वासी लोग जननांगों की लिंग योनि की भी पूजा करते थे। दोस्तों, हड़प्पाई लोगों के धार्मिक जीवन के विषय में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हड़प्पाई वासी लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में हमें इतना सब प्राप्त होने के बाद भी हमें अभी तक हड़प्पाई शहरों की किसी भी शहर में खुदाई से मंदिर जैसी कोई संरचना नहीं मिली है। यानी कि हड़प्पा वासी लोग मंदिरों जैसी किसी संरचनाओं को स्थापित नहीं करते थे पूजा करने के लिए, बल्कि ये लोग अपने घरों में ही पूजा करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति या तो बहुत सारे मिले हैं, पर मंदिर यानी कि पूजा स्थान जैसी किसी भी संरचना का अभाव पाया गया है, जो प्राचीन सभ्यताओं में अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि अन्य जितनी भी समकालीन सभ्यताएं रही हैं, जो भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इन सब में कहीं ना कहीं पुजारी होते थे और पूजा गृह भी बहुत सारे मिले हैं। परंतु हड़प्पा सभ्यता की यूनिक विशेषता है कि यहाँ कोई भी मंदिर जैसी संरचना नहीं मिली है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की, जो इस प्रकार है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ। हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं कि 3200 ईसा पूर्व से जो है बननी प्रारंभ हुई, जो कि 2600 ईसा पूर्व तक अपनी विकसित स्थिति में आई, और इसने 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक अपनी विकसित स्थिति में अपने जो है चरम को प्राप्त किया, और 1900 ईसा पूर्व के पश्चात इसमें हमें पतन के साक्ष्य मिलने प्रारंभ होते हैं।
इस बारे में विद्वानों ने अनेक कयास लगाए हैं। कयास मतलब अनुमान लगाए हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो कितनी विकसित नगरीय सभ्यता थी वो क्यों नष्ट हो गई, क्यों लोगों ने उन शहरों को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों को छोड़ दिया और उन सबको छोड़कर वो पूरी तरीके से वैसे ही पड़ा छोड़कर आगे बढ़ गए। इस पर विद्वानों ने कुछ मत रखे हैं, जिसमें कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका कारण नदियों में आई बाढ़ थी, क्योंकि आप जानते हैं कि हड़प्पा के जो अनेकों शहर हैं वो लगभग सभी किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं। और जो है बताता है कि ऐसे में नदी में कोई बाढ़ आई या काया नदी ने जो है मार्ग परिवर्तन किया और ये सारे शहर जलमग्न हो गए, जिसके बाद यहाँ पे जो है पूरा खंडहर हो गया। इसके साथ ही कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बाढ़ नहीं बल्कि सूखा था। उनका ऐसा मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है नदियों किनारे बसी थी और किन्हीं कारणों से इन नदियों का पानी सूख गया और नदियों के पानी के सूखने से कृषि वगैरह सब कुछ नष्ट हो गया और धीरे धीरे शहर पतन के गर्त में समा गए। इसी के साथ ही कुछ अन्य विद्वानों का ऐसा तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे का कारण आग थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में हमें कई शहरों में राख मिली है, जो इस बात का प्रमाण है कि संभवतः यहाँ आगजनी हुई होगी और आग में सब कुछ जलने के बाद इन शहरों को यूं ही छोड़ दिया गया। दोस्तों, व्हीलर जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का वास्तविक कारण न बाढ़ है, न सूखा है, न आग है, बल्कि इसके पीछे का असली कारण बाहर से होने वाला आक्रमण है। हड़प्पा शहरों में एक, मैं कब्रिस्तान का नाम आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान R21। जी हाँ, इस कब्रिस्तान के बारे में माना जाता है कि इस कब्रिस्तान में कई बाहरी लोगों की कब्रें हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कई सारे नरकंकाल भी मिले हैं और एक ऐसा नरकंकाल मिला है जिसके छाती में एक बर्छी या तीर के टुकड़े जैसा कुछ फंसा मिला है। ऐसे विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता पर दरअसल एक बाहरी आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण में आक्रमणकारियों ने इन सारे लोगों को मार दिया और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। परंतु ये मत बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि अगर हड़प्पा सभ्यता बाहरी आक्रमण से नष्ट हुई होती तो जो कंकाल मिले हैं वो सिर्फ हड़प्पा वासियों के ही क्यों होते, वो बल्कि बाहरी लोगों के भी होते, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बड़ा आक्रमण हो और मरने वाले सिर्फ अंदर के हों, क्योंकि किसी भी आक्रमण में 2-4 लोग बाहरी भी मरते हैं। इसके अलावा एक कयास ये भी है कि अगर बाहरी लोगों ने आक्रमण ही किया तो आक्रमण करने के बाद वो सब जीत के इन लोग को छोड़ क्यों गए। अगर वो उन्होंने यहाँ पे जीतने के लिए आक्रमण ही किया था तो उन्हें यहाँ बसना चाहिए था। तो इस हिसाब से तो हड़प्पा सभ्यता का कभी पतन ही नहीं होना चाहिए था। वहीं आगे इन सब विचारों को संश्लेषित करते हुए कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसके पीछे जो है समय का पहिया था। आप कह सकते हैं कि समय में कुछ ऐसे परिवर्तन आए जिन्होंने धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता को पतन की ओर बढ़ा दिया। और विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा शहर धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़े। इनमें कुछ चीज़ें जो थी हड़प्पा की, जो मानकीकृत ईंटें, मानकीकृत बटे, बाट वगैरह, इन सब का धीरे धीरे पतन होने लगा, यानी मानकता धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता से लुप्त हुई। फिर हड़प्पा सभ्यता का व्यापार का पतन हुआ और आगे चल के हड़प्पा शहर पूरी तरीके से उजाड़ हो गए। तो हड़प्पा सभ्यता पर इतने टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जो प्रमुख प्रश्न इन टॉपिक्स से बन सकते हैं या अभी तक जो भी प्रश्न बने हैं उन सबको मैंने स्लाइड में डाल दिया है। तो आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और सारे क्वेश्चंस को अपने रफ में लिख लीजिए। इन क्वेश्चंस के जो शॉर्ट आंसर हैं वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बना दिए हैं, जो स्लाइड्स में से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में एक एक टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को प्लीज़ रीप्ले करके पूरा देख लेना और इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। आपकी 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम्स में तो इसमें से 9 में से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको यूं ही रखे मिल जाएंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ तक कि जो है छोटे से लेकर बड़े तक सभी प्रकार के प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए और इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। और जाने से पहले मैं कहूँगा आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए T4 के साथ। आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपके जो है बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामनाओं सहित T4।